दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 20 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में पेट्रोल और डीजल में आग लग गई है। दोनों पेट्रोल पदार्थ के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। जो विपक्ष का प्रेशर सरकार पर काम नहीं कर रहा है। आम लोगों की पीड़ा का भी कोई असर सरकार पर नहीं देखा जा रहा है। कल भी महंगाई के खिलाफ आरजेडी का आंदोलन चला। इसके पहले कांग्रेस ने भी लगातार 10 दिनों तक प्रदर्शन किया। वाम दल भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में आग लगी हुई है। सोमवार को पटना में भी पेट्रोल की कीमत 105 रुपए के पार हो गई है। डीजल भी शतक लगाने को बेचैन है। मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार की राजधानी पटना में भी अब पेट्रोल 105 रुपए के पार कर गया है। आज भी आ रही रिपोर्ट के अनुसार पटना में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इतना ही नहीं, अगर जिलों के आंकड़े को गौर करें तो मैक्सिमम जिले में पेट्रोल 105 के पार कर गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के 38 जिले में से 26 जिलों में पेट्रोल का रेट 105 रुपए के पार कर गया है, जबकि 11 जिलों में 104 प्लस है। यानी कि 11 जिलों में 104 रुपए से 105 रुपए के बीच में पेट्रोल मिल रहा है। सिर्फ एकमात्र जिला बेगूसराय ऐसा है जहां पेट्रोल 103 रुपए 96 पैसे के हिसाब से मिल रहा है। मतलब यहां भी लगभग 104 रुपए। और तो और बिहार के 3 जिलों में तो पेट्रोल की कीमतों में कुछ ज्यादा ही आग लगी हुई है। खासकर जमुई, किशनगंज और वेस्ट चंपारण में इसका रेट 106 रुपए के पार हो गया है, जबकि अररिया और कैमूर में 106 रुपए के काफी नजदीक पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार जमुई में पेट्रोल 106 रुपए 3 पैसे, किशनगंज में 106 रुपए 12 पैसे तथा वेस्ट चंपारण में 106 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। इसी तरीके से अररिया में 105 रुपए 94 पैसे और कैमूर में 105 रुपए 91 पैसे की दर पर मिल रहा है। बहरहाल बिहार में पेट्रोल का दाम भी आसमान छूने लगा है। दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या कानून इसका समाधान निकाल पाएगा? मेरे नजर में बिल्कुल भी नहीं। जनसंख्या नियंत्रण पर छिड़ी चर्चा के बीच शिक्षा के जरिए ही जनसंख्या नियंत्रण संभव है। कानून बनाने से इसका समाधान नहीं निकलेगा। कानून लाने से हमारे ही लोग हमसे बागी हो जाएंगे। वर्तमान परिदृश्य में उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य नहीं है जहां जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया गया है। इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और हरियाणा जैसे राज्यों में भी कवायद की जा चुकी है। ने तो 2 साल पहले ही कानून बनाकर इस साल इसे लागू करने का ऐलान भी किया था। जनता ने इस कानून को अपने पर थोपा हुआ जबरिया कानून माना और इस राज्य में यह कानून फैसदी साबित हुआ। सबसे पहले साल 2000 में राजस्थान सरकार ने ऐसा कानून लागू किया था, लेकिन 2018 में इस कानून को लचीला बनाना पड़ा। राज्य के लोगों और खासकर सरकारी कर्मचारियों में इस कानून का जबरदस्त विरोध था। लिहाजा वसुंधरा राज्य सरकार ने 2018 में इस कानून के कई प्रावधानों को खत्म कर दिया। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी हुआ। वहां भी लोगों के एतराज को देखते हुए कानून के कई प्रावधानों को बदला गया। जनसंख्या नियंत्रण सीधे तौर पर एक व्यक्ति के निजी जीवन के मसलों से जुड़ा हुआ संदर्भ है। इसमें व्यक्ति, परिवार, समाज और उसकी सुरक्षा सभी एक चक्र की भांति काम करते हैं। हमें बेटियों को सर्वाधिक शिक्षित करना होगा, तभी जाकर हम जनसंख्या को नियंत्रण कर सकेंगे सही मायने में। बाबा साहेब अंबेडकर ने भी इससे अलग सभी संभावनाओं को वर्षों पहले नकार दिया था। बीते कुछ दशकों में भारत में साक्षरता दर बढ़ने के साथ प्रजनन दर में भी कमी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी कहना है कि इस तरह की समस्याओं को आप कानून के भय से दूर नहीं कर सकते हैं। बिहार जैसे राज्यों में इसका सीधा असर देखने को मिला है। बुद्धिजीवियों का समूह भी इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के जरिए संभव नहीं है। यह जन जागरूकता और स्त्री शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला अधिक है। दोस्तों अगर आप बिहार में हर माह 40,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कई पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने कम्युनिटी हेल्थ के 2100 पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं से आवेदन मांगे हैं। इसके लिए उम्मीदवारों की योग्यता JNM या फिर BSc नर्सिंग की डिग्री निर्धारित किया है। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में चयन के बाद हर माह 25,000 रुपए मानदेय
दिया जाएगा। इसके अलावा 15,000 रुपए तक इंसेंटिव भी हर माह मिल सकता है। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दूं कि आवेदन की प्रक्रिया आप www.shsb24.azure वेबसाइट.net पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2021 तक निर्धारित किया गया है। आप इससे पहले आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बैंक खाते से कई बार पैसे गलत अकाउंट में या एक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। कई बार बैंकिंग फ्रॉड भी ऐसे होता है, लेकिन अब यूपीआई नेट बैंकिंग मोबाइल वॉलेट ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ी मुश्किलों को काफी हद तक कम कर दिया है। ऐसे तो आपको किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये काम बस एक मोबाइल से चुटकियों में हो जाता है। बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए कई नई तकनीक अपनाए गए हैं, लेकिन इसी के साथ थोड़ी मुश्किल भी आई है। जैसे अगर आपने गलती से किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए, तब आप क्या करेंगे? उस पैसे को कैसे आप वापस पाएंगे? कभी ना कभी आपसे भी ये गलती जरूर हुई होगी या फिर होने वाली है। अगर गलती से आपके पैसे किसी अन्य खाते में चले जाते हैं तो आप उसे वापस पा सकते हैं। जैसे ही आपको पता चले कि आपने गलती से पैसे किसी और के खाते में ट्रांसफर कर दिया है, इसकी जानकारी तुरंत आपके बैंक को दे दें। कस्टमर केयर को फोन करें और फिर उसे पूरी बात बताएं। बैंक आपसे अगर ईमेल पर सारी जानकारी मांगे तो उसमें इस गलती से हुए ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी दें। ट्रांजैक्शन की तारीख और समय, अपना अकाउंट नंबर और जिस खाते में गलती से पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसका भी जिक्र जरूर करें। अगर आपने जिस बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किया है वह अकाउंट नंबर ही गलत है या फिर IFSC कोड गलत है तो पैसा अपने आप ही आपके खाते में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप अपने बैंक ब्रांच में जाकर बैंक ब्रांच मैनेजर से मिलें, उसे इस गलत ट्रांजैक्शन के बारे में बताएं। ये जानने की कोशिश करें कि पैसे किस बैंक के खाते में गए हैं। अगर ये गलत ट्रांजैक्शन आपके ही बैंक की किसी ब्रांच में हुआ है तो यह आसानी से आपके खाते में आ जाएगा। अगर किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसे गलती से ट्रांसफर हुए हैं तो फिर रकम वापसी में ज्यादा समय लग सकता है। कई बार तो बैंक इस तरह के मामले के निपटारे में 2 महीने तक का समय भी लगा सकते हैं। आप अपने बैंक से यह पता कर सकते हैं कि किस शहर की किस ब्रांच के किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। उस ब्रांच में बात करके आप भी अपने पैसे की वापसी का प्रयास कर सकते हैं। आपकी सूचना के आधार पर बैंक उस व्यक्ति के बैंक को सूचना देगा जिसके खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर हो गया है। बैंक उस व्यक्ति से गलत ट्रांसफर हुए पैसे को वापस करने की अनुमति मांगेगा। अगर वह व्यक्ति पैसे ट्रांसफर कर देता है, यानी कि आप जिस बैंक अकाउंट में पैसे भेजे हैं उस बैंक अकाउंट के मालिक आपको पैसे वापस कर देना चाहता है, तो फिर आप उस पैसे को वापस पा सकते हैं। दोस्तों, महंगाई के खिलाफ बिहार में आरजेडी का कल सोमवार को प्रदर्शन के कई रंग देखने को मिला। कई लोग सब्जी बेचते नजर आ रहे थे तो कई सड़क पर रही चूल्हा जलाकर बिना मसाला की सब्जी बनाई जा रही थी। गैस सिलेंडर से लेकर खाली गैलन तक हाथ में लेकर प्रदर्शन किया गया। पटना में तो भिंडी, नेनुआ, कद्दू, नींबू, हरी मिर्च बेचती नजर आई। आरजेडी के महिला विंग साथ ही तंज कसते हुए कहा है कि पहले महंगाई डायन थी, अब मोदी सरकार के लिए भौजाई बन गई है। दरअसल आरजेडी की ओर से कल महंगाई के खिलाफ जिला स्तरीय राज्यव्यापी प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान पटना समेत बिहार के सभी 38 जिलों में आरजेडी के लोगों ने नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरे। इस दौरान पटना में तो टमटम से आरजेडी के वरिष्ठ नेता सब्जी बेचते हुए बेली रोड पर निकले। जोर जोर से सब्जी ले लो की आवाज दी जा रही थी। यदि टमटम पर पार्टी का झंडा नहीं लगा रहता तो लोग थोड़ी देर के लिए भ्रम में पड़ जाते और दौड़ करके सब्जी खरीदने लगते। टमटम पर जोर जोर से आवाज लगाई जा रही थी कि नेनुआ ले लो, कद्दू ले लो, भिंडी ले लो, करेला ले लो, मिर्च ले लो, बैगन ले लो। दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में तो प्रदर्शन का अंदाज कुछ अलग ही था। वहां तो आरजेडी की महिला विंग चूल्हा चौका लेकर प्रदर्शन में उतर गई। सड़क पर ही चूल्हे को जलाकर उस पर हंडी चढ़ा दिया गया और खाना बनाया जाने लगा। बिना तेल मसाले की सब्जी बनाई गई। साथ ही केंद्र और बिहार सरकार पर तंज कसाया जा रहा था। मुजफ्फरपुर में तो लग रहा था कि महंगाई के खिलाफ सड़क पर कोई झांकी निकली है। किसी के गले में सब्जी की माला थी तो कोई ऑक्सीजन के अभाव में बेड पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहा था, या कोई गैस सिलेंडर लेकर परेशान दिख रहा था। लेकिन हर कोई मोदी सरकार और नीतीश सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखा रहा था। बहरहाल पटना और मुजफ्फरपुर के अलावा लखीसराय में बैलगाड़ी पर लोगों ने प्रदर्शन किया और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। इसी तरीके से दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई समेत अन्य जिलों में प्रदर्शन के अलग अलग रंग देखने को मिला।
दोस्तों बिहार में कल एक ऐसी घटना घटी, इस घटना के बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। जी हां, एक व्यक्ति नदी में नहाने के दौरान डूबता रहा, वह तड़पता रहा, हाथ पैर मारकर बचने की कोशिश भी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। यह देखते ही देखते हुए नदी की गहराइयों में गुम हो गया और जिंदगी की जंग हार गई। जी ऐसे ही कुछ तस्वीरें सामने आई है मुजफ्फरपुर से, जहां एक युवक नदी में डूब गया, लेकिन लोग उसे बचाने की कोशिश करने की जगह मोबाइल पर घटना का रिकॉर्डिंग करने में व्यस्त रहे, ताकि उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके ढेर सारे लाइक्स और कमेंट पा सके। इसमें कामयाबी भी मिली जब मुजफ्फरपुर शहर में वीडियो वायरल हो गया है, लेकिन इन सब के बीच एक परिवार ने अपने घर का एक सदस्य को खो दिया। अब मौत के बाद पुलिस से लेकर राजनेता संताप न देने के लिए पहुंच रहे हैं। घटना मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर का बताया जा रहा है, जहां बुरी गंडक नदी में नहाने के दौरान अधिक पानी में जाने से युवक डूबने लगा। स्थानीय लोग डूबते हुए उस शख्स को देखते रहे और घटना की वीडियो बनाने लगे। किसी ने उसे बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की। इस दौरान मृतक नदी से बाहर निकलने का काफी प्रयास किया, लेकिन पानी की गहराई से वह बाहर नहीं निकल सका और उसकी जान चली गई। दोस्तों आज हर इंसान की जरूरत मोबाइल फोन बन चुका है। यह कई बार हम इसके रख रखाव में सावधानी नहीं बरतते हैं, जो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यह हमने इस तरह की खबरें सुनी है कि किसी के मोबाइल फोन में विस्फोट यानी कि धमाका हुआ है। यह बैटरी के फटने की वजह से होता है। आज हम आपको मोबाइल फोन की बैटरी के फटने तथा उसे बचाव के बारे में कुछ बातें बताएंगे। यह मोबाइल चार्ज करते समय मोबाइल के आसपास रेडिएशन हाई रहता है, जिस कारण मोबाइल की बैटरी गर्म हो जाती है। यह चार्जिंग के वक्त अगर आप मोबाइल से बात करते हैं तो इसमें ब्लास्ट हो सकता है। ब्लास्ट होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा कई बार यूजर्स की गलतियों की वजह से बैटरी ओवरहीट होकर फट जाती है। बैटरी के सेल डेड होते रहते हैं, इसमें फोन के अंदर के केमिकल में बदलाव होते रहते हैं, जिस कारण बैटरी फट जाती है। यदि आपके फोन की स्क्रीन ब्लर हो जाती है तो फिर स्क्रीन में पूरी तरीके से डार्कनेस आ जाता है। अगर आपका फोन बार बार हैंग हो रहा है या इसकी प्रोसेसिंग स्लो हो रही है, तब भी आपके फोन में ब्लास्ट हो सकता है। यदि आपके बात करते समय फोन ज्यादा गर्म हो जाता है तो भी आपके फोन में ब्लास्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम जिन गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं वे गलती आपको काफी भारी पड़ सकती है। कभी भी आप डुप्लीकेट चार्जर और डुप्लीकेट बैटरी का इस्तेमाल ना करें। जिस भी ब्रांड का स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो तो उसी ब्रांड का चार्जर इस्तेमाल करें। कभी भी अपने फोन के चार्जर के पिन को भीगने ना दें। जब भी पिन सूख जाए तो ही इसे चार्जिंग पर लगाएं। जब फोन की बैटरी खराब होने पर तुरंत ही उसे बदल दें। हमेशा ओरिजिनल बैटरी का ही इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की नजदीकियां इन दिनों मंत्री मुकेश सहनी से देखने को मिल रही है। वीआईपी के अध्यक्ष और मंत्री मुकेश सहनी अक्सर जीतन राम मांझी के घर उनसे मुलाकात करने जाते रहते हैं, लेकिन इस बार मुकेश सहनी के घर मछली खाने के लिए जीतन राम मांझी पहुंचे। मछली भोज का आयोजन मुकेश सहनी ने किया तो लंच पॉलिटिक्स भी खूब हुई। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के बीच मुलाकात हुई। जीतन राम मांझी मुकेश सहनी के सरकारी आवास पर पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने साथ बैठकर मछली खाई और इस दौरान बिहार की सियासत पर भी चर्चा हुई। गुपचुप तरीके से हुई इस मुलाकात की जानकारी दोनों नेताओं ने अलग अलग ट्वीट करके दी। हालांकि दोनों ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन मांझी और सहनी की बार बार की मुलाकात बिहार की सियासत में कौन सा नया गुल खिलाएगी, इसके क्यास लगने शुरू हो गए हैं। दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सहयोगी शिवसेना उसका साथ छोड़कर चली गई थी, लेकिन हाल के दिनों में शिवसेना बीजेपी के करीब आ रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसले पर शिवसेना ने बीजेपी के स्टैंड का साथ दिया है। अब यहीं से यह सवाल उठने लगा है कि क्या महाराष्ट्र में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी बिहार में नीतीश सरकार को गिरा देगी। दरअसल ये सवाल शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे आलेख के बाद खड़ा हुआ है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सामना में सीधे सीधे बीजेपी को कहा है कि अगर नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हैं तो बीजेपी को उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योगी सरकार की तरफ से लिए गए फैसले का स्वागत किया है। संजय राउत ने कहा है कि वे एक
मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से उठाए गए कदम का स्वागत करते हैं। जहां शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हैं तो बीजेपी को तत्काल नीतीश कुमार की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। जहां संजय राउत ने अपने कॉलम में लिखा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों को जनसंख्या की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा पलायन करते हैं और उनके सामने रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। जहां बिहार जैसे राज्य की आबादी 15 करोड़ है और ज्यादातर लोग अपने रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में चले जाते हैं। दोस्तों, बदलती और स्मार्ट होती दुनिया के साथ साथ अब बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग के लिए दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की ये लत अब कितनी खतरनाक होती जा रही है, इसका अंदाजा लगाना पाना मुश्किल है। जहां महामारी के इस दौर में अब ऑनलाइन पढ़ाई और वर्क फ्रॉम होम का चलन काफी बढ़ गया है। ऐसे में बच्चों के हाथ माता पिता के गैजेट लग जाना बेहद आसान है। बच्चे मोबाइल पर या तो वीडियो गेम्स खेलने में दिलचस्पी रखते हैं या तो फिर यूट्यूब देखने में। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग बच्चों और माता पिता के लिए कैसे खतरा बन गई है। जहां यूपी के झांसी में एक महिला को 2 महीने में 7 लाख रुपए गंवाना पड़े, जहां यह रकम उनके खाते से कटी है। इसके बाद साइबर सेल की जांच में पता चला है कि महिला के 12 साल के बच्चे ने गेम को अपडेट करने के चक्कर में गेम में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को खरीद लिया, जिसकी वजह से उसके इतने सारे रुपए कट गए। इसी तरीके से यूपी में झांसी के ललितपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक ठेकेदार के बेटे को ऑनलाइन गेम्स का ऐसा चस्का लगा कि उसने स्टेज पार करते करते गेम में उपयोग किए जाने वाले हथियार और 5G मोबाइल खरीद डाले। इस दौरान उसने पिता के खाते से करीब 1.5 लाख रुपए उड़ा डाले। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक महिला को 3 महीने में 3,22,000 रुपए गंवाने पड़े। ये रकम उनके खाते से कटी। FIR दर्ज होने के बाद जांच में पता चला कि महिला के बच्चे ने गेम के लेवल को अपग्रेड करने के चक्कर में पैसे गंवा दिए हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में 13 साल के बच्चे ने अपने पिता के खाते से 7 लाख रुपए उड़ा दिए। बच्चे ने डेबिट कार्ड के माध्यम से शॉपिंग ऐप से कुछ गिफ्ट वाउचर गूगल प्ले के लिए खरीदे थे। इस तरीके से उसने 3-4 महीने में 7 लाख रुपए के गिफ्ट वाउचर खरीद डाले। ऑनलाइन गेमिंग का दूसरा और सबसे बड़ा खतरा है कि बच्चे मानसिक रूप से बीमार होते जा रहे हैं। इससे बच्चों की मानसिक परेशानी में 2 गुना की बढ़ोतरी हो रही है। लगातार गेम खेलने से बच्चों में सिर दर्द, बदन दर्द और आंखों में परेशानी की शिकायतें आ रही है। बड़ी बात यह है कि 3 से 4 साल की उम्र के बच्चे भी गेमिंग का शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, गेमिंग के लिए डिवाइस ना मिलने पर अब बच्चे हिंसा पर भी उतर आए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए सोमवार सुबह संसद भवन पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने पत्रकारों से कोरोना महामारी, वैक्सीन और संसद सत्र को लेकर बात की। पीएम मोदी ने कहा है कि टीका बाहें में लगाया जाता है, जो इसे लेता है वह बाहुबली बन जाता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 40 करोड़ से ज्यादा लोग बाहुबली बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप भी वैक्सीन लगवाकर बाहुबली बने। पीएम मोदी ने कहा है कि सभी माननीय तीखे से तीखे सवाल पूछें ताकि जनता को उसके सवालों का जवाब मिल सके। यह साथ ही अपील की है कि धारदार सवाल पूछे लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका भी दें। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा है कि संसद का मानसून सत्र सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, क्योंकि जनता कई मुद्दे पर जवाब चाहती है और इसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन पत्रकारों से चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों से तीखे सवाल पूछने को कहा, लेकिन साथ ही आग्रह किया है कि शांत वातावरण में वे सरकार को जवाब देने का मौका भी दें। दोस्तों, मुनव्वर राणा के बंगाल जाने वाले बयान पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने उन्हें नसीहत दी है। महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर राणा कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि सूबे में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में पिछले 4.5 सालों में कोई दंगा भी नहीं हुआ है। महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि यूपी में जब जब दूसरी सरकार रही है दंगा हुआ है और मुसलमान असुरक्षित भी रहा है। यही नहीं, यूपी में मुसलमान पूरी तरीके से अभी सुरक्षित भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2022 में विधानसभा चुनाव जीतने और सीएम योगी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर मुनव्वर राणा का यूपी को छोड़कर बंगाल में बसने का बयान बेहद हास्यास्पद है। जहां उन्होंने कहा है कि मुनव्वर राणा के बयान से ऐसा लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि कोई भी कहीं जाने के लिए पूरी तरीके से आजाद है। मुनव्वर राणा भी अगर पश्चिम बंगाल जाना चाहते हैं तो बेशक वे वहां जा सकते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल
नेपाल भी भारत का ही अंग है। उन्होंने कहा है कि जहां तक यूपी में अगली सरकार बनने का सवाल है तो अगली सरकार भी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी और सीएम योगी ही प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। जहां उन्होंने कहा है कि मनोहर राणा अगर पश्चिम बंगाल जाना चाहते हैं तो तैयारी कर लें और अपना मकान और जमीन बेचकर कभी भी जा सकते हैं। हालांकि महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि एक शायर के रूप में मनोहर राणा की पूरे देश में एक अच्छी पहचान थी। हिंदू और मुसलमान सभी धर्मों के लोग उनका आदर और सम्मान करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से वे लगातार विवादित बयान दे रहे हैं उससे उनकी छवि पर भी असर पड़ा है। दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि काफी ज्यादा रफ्तार से एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की कक्षा की तरफ आ रहा है जो करीब 220 मीटर चौड़ा है। जी नासा ने कहा है कि इस एस्टेरॉयड का आकार लंदन के प्रसिद्ध लैंडमार्क बिग बेन के आकार से दोगुना है। नासा ने कहा है कि वह इस एस्टेरॉयड पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं और एस्टेरॉयड की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। नासा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये आसमानी पत्थर करीब 220 मीटर चौड़ी है और करीब 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की कक्षा की तरफ बढ़ रहा है। नासा ने इस एस्टेरॉयड को 2008 GO20 नाम दिया है और कहा है कि यह एस्टेरॉयड 25 जुलाई को पृथ्वी की कक्षा के पास से गुजरेगा। हालांकि नासा ने कहा है कि इस एस्टेरॉयड को धरती से टकराने की संभावना नहीं है और नासा लगातार इस एस्टेरॉयड पर नजर बनाए हुए है। नासा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 25 जुलाई को रात करीब 2 बजे ओपोलो नाम का ये एस्टेरॉयड धरती के कक्षा से गुजरेगा। नासा ने कहा है कि इससे एस्टेरॉयड को लेकर चिंता करने की कोई भी बात नहीं है और इससे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दोस्तों, बिहार में मानसून के दोबारा सक्रिय होने से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। जहां बिहार की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से बाढ़ की समस्या गहराने लगी है। बिहार की 8 नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर हुई बारिश से कई नदियों का जलस्तर वापस खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। बिहार में मानसून के बारिश के कारण रविवार को तेज बारिश हुई। राज्य की 8 नदियां लाल निशान से ऊपर बह रही है। पटना में गंगा लाल निशान के नीचे है, लेकिन बारिश के कारण ये 15 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ चुकी है। यह नेपाल और उत्तर बिहार के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से कई नदियों में उफान है। वहीं बारिश के हालात को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 72 घंटे के अंदर बागमती, अधवारा और महानंदा नदियों का जलस्तर कई नए स्थानों पर लाल निशान को पार कर जाएगा। कोसी नदी खगड़िया में लाल निशान से 102 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वही गंडक नदी गोपालगंज में खतरे के निशान से 72 सेंटीमीटर ऊपर है। वही बिहार की प्रमुख नदियों में एक बुरी गंडक का भी तेवर बरकरार है। मुजफ्फरपुर में ये नदी लाल निशान से 44 सेंटीमीटर, समस्तीपुर में 206 सेंटीमीटर तो रोसड़ा में 298 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बुरी गंडक नदी में पानी बढ़ने के कारण चंपारण जिले में बाढ़ का संकट और अधिक गहराने लगा है। जहाँ बिहार में कोसी, अधवारा, गंडक, बुरी गंडक, कमला बलान, खिरोई और परमान नदियां अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदियों का जलस्तर कई जगहों पर अभी और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे के अंदर उत्तर बिहार समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। जहाँ रविवार को मौसम के अचानक करवट लेने से शिवहर में बागमती नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। यही हाल किशनगंज और कटिहार में महानंदा नदी का भी है। दोस्तों, बिहार के वैशाली और मोतिहारी में पोखर में डूबने से 5 लोगों की जान चली गई। जहाँ वैशाली में साला बहनोई की जान गई, जबकि पूर्वी चंपारण जिले में 2 बच्चे समेत 3 लोगों की जान चली गई। जहाँ घटना के बाद मृतकों के पर घर में कोहराम मच गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जहाँ पहली घटना वैशाली जिले के महननगर थाना क्षेत्र की है। यहाँ करनौल पंचायत के वार्ड संख्या 10 स्थित पोखर में डूबने से साला और बहनों की जान चली गई। मृतक अशोक पासवान समस्तीपुर जिले के मोहरुआ हलवई गाँव का रहने वाला था। दूसरी घटना पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्ध थाना क्षेत्र की है। यहाँ घिवादार पंचायत के गोविंदपुर नहर के पास घोगा चुनने के दौरान में पोखर में डूबने से 2 बच्चों की जान चली गई। दोस्तों, बिहार के उत्तरी इलाकों में एक बार फिर से चमकी बुखार ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जब मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अब तक 10 बच्चों की इस चमकी बुखार से जान चली गई है। जहां रविवार को चमकी बुखार से पीड़ित 5 साल की सलोनी भी जिंदगी की जंग हार गई। जहां सलोनी की सांसें टूट गई। SKMCH में भर्ती 3 अन्य बच्चों में भी चमकी बुखार की पुष्टि की गई है। रविवार को जिस बच्चों की जान चली गई है उसका नाम सलोनी है। वह महज 5 साल की थी।
दोस्तों, गया जिला आजाद भारत में फिर से गुलाम बनने की साजिश की जा रही है। जहां अपने को सनातनी धर्म मानने वाला हिंदू अपने धर्म को दरकिनार कर रहे हैं और ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। जहां पता नहीं किस साजिश का शिकार हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन खबरें आ रही है कि कई गांवों में लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने में लगे हुए रहते हैं। मामला गया जिला के मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर नेशनल हाईवे संख्या 2 पर स्थित डोबी का है, जहां एक चर्च में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का खेल जारी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही गया में ही एक गांव दुबहल से मामला प्रकाश में आया कि हिंदू धर्म को ईसाई धर्म में परिवर्तित करवाया जा रहा है। तब से विश्व हिंदू धर्म के सदस्यों के द्वारा लगातार धर्म परिवर्तन न करवाया जाए, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। जहां जब पत्रकारों ने उन लोगों से बातचीत की तो उन लोगों ने बताया है कि किसी व्यक्ति की अगर तबीयत बिगड़ जाती है तो चर्च के पादरी के द्वारा छीटा गए जल से ठीक हो जाते हैं और रोग मुक्त हो जाता है। यानी कि जो चर्च गया वह सारे रोग से मुक्त हो गया। आपको बता दें कि अंधविश्वास में लोग इतने संलिप्त हो गए हैं कि अपने हिंदू धर्म मानने को तैयार नहीं है। अगर धर्म परिवर्तन का खेल लगातार चलता रहा तो फिर आने वाले समय में भारत में हिंदुत्व का नामो निशान मिट जाएगा। जी हाँ, आपको यह भी बता दें कि लोगों को सप्ताह में एक दिन अस्थायी चर्च में जाना होता है और प्रार्थना करवाया जाता है। हिंदू धर्म से ईसाई धर्म अपनाने वालों में सबसे ज्यादा गरीब परिवार से आने वाले लोग ही होते हैं और अगर जाति की बात करें तो सबसे ज्यादा मांझी समाज के लोग होते हैं। समाज के कुछ महिलाओं से पत्रकार के द्वारा धर्म परिवर्तन के बारे में पूछा गया तो लगभग सबका जवाब यही था कि पहले हमारे ऊपर शैतान या फिर बीमारी से पीड़ित थे, ईसाई धर्म अपनाते ही सब सही हो गया। हालांकि लगातार विश्व हिंदू परिषद के लोगों के पास मामले की जानकारी हुई है और लगातार समझाने की कोशिश किया जा रहा है। दोस्तों, रोहतास जिले में मुखिया जी की शराब पार्टी पर पुलिस का छापा पड़ गया और जश्न मना रहे मुखिया जी गिरफ्तार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक रोहतास जिले के दरी गांव में शराब पार्टी चल रही थी, जहां गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी कर दी। यहां छापेमारी के दौरान कुल 24 लोग मौजूद थे और पुलिस जांच में शराब पार्टी कर रहे 6 मुखिया एवं एक पैक्स अध्यक्ष समेत कुल 18 लोग नशे में पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, पूरे देश में महंगाई बढ़ने के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर बनी हुई है। वहीं कल आरजेडी द्वारा महंगाई के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। इस बीच अब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। तेज प्रताप यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि अधिकारियों के जरिए ही सरकार ही अपराधियों से शराब बेचवा रही है और दूसरी तरफ से लोगों को शराब पीने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बेतिया जिले में जहरीली शराब से करीब 16 लोगों की जान चली गई थी। 16 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई थी, जिसको लेकर भी तेज प्रताप यादव काफी आक्रोशित दिखे और सरकार पर ही आरोप लगा दिया। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि बिहार सरकार के संरक्षण में शराबबंदी कानून का खेल जारी है। बिहार सरकार का शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल है और जो कानून है वह कानून का किसी भी ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही उनका कहना था कि शराब के कारण हो रही मौत के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के जनता दरबार को लेकर भी हमला बोला। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा है कि सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। आज महंगाई के कारण पूरी जनता परेशान है। आपको बता दूं कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि वे इस मामले को संसद में भी उठाएंगे। दोस्तों, यूपी में बकरीद को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया है कि कोविड-19 को देखते हुए ईद के किसी भी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग जमा ना हो। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी गोवंश, ऊंट अथवा अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना हो। ऐसा होने पर उस व्यक्ति या फिर परिवार पर ही कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दूं कि 21 जुलाई को ईद का त्यौहार मनाया जाना है, यानी कि कल। सीएम ऑफिस की तरफ से जारी आदेश में साफ साफ कहा गया है कि कुर्बानी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं की जाएगी। इसके लिए चिन्हित स्थलों, निजी परिसरों का ही उपयोग किया जाएगा। ईद उल अजहा यानी कि बकरीद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। बकरीद इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 12वें महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। जब बकरीद त्यौहार रमजान का महीना खत्म होने के 70 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी दी जाती है। भारत में इस बार दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद के नायाब शाही इमाम सैयद शाबान बुखारी ने ईद उल अजहा यानी कि बकरीद 21 जुलाई को मनाने की घोषणा की है, यानी कि कल ही बकरीद की नमाज अदा की जाएगी।
दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार के सख्ती के बावजूद भी बिहार के पटना, गया और औरंगाबाद जिले में बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने इस बालू माफियाओं को सबक सिखाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। यह खबर के अनुसार गया जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ 23 लाख रुपए का बालू जब्त किया है। बिहार के कई जिलों में अवैध रूप से बालू का भंडारण करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है तथा केस भी दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के गया जिले में अवैध बालू के कारोबार करवाने वाले 52 लोगों के खिलाफ अब तक थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। वहीं पटना और औरंगाबाद जिले में भी बालू का भंडारण करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों देश भर में हर दिन कोरोना के नए मामले लगातार 35 से 40 हजार के बीच आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार कुछ ऐसे राज्य हैं जो आकार में भले ही बड़े हैं, लेकिन यहां कोरोना संक्रमण का आंकड़ा सैकड़ों तक सीमित रह गया है। अब सवाल यह है कि अगर इन बड़ी आबादी वाले राज्यों में कोरोना के ज्यादा केस नहीं है तो फिर भारत में हर दिन इतने नए मामले कहां से रिपोर्ट हो रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? तो इनका जवाब है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य। इन राज्यों में बढ़ते संक्रमण ने ही केंद्र सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। दोस्तों बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, जिसके कारण राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। इस दौरान आकाशीय बिजली फिर से काल बनकर गिरी है और रोहतास और जहानाबाद की अलग अलग घटनाओं में कुल 5 लोगों की जान चली गई है। इसकी चपेट में आने से जान चली गई है। रोहतास जिले के शिव सागर प्रखंड के बड्डी थाना क्षेत्र में 3 अलग अलग गांवों में कल दोपहर हुए वज्रपात से 3 लोगों की जान चली गई, जबकि इसकी चपेट में आने से 5 महिलाएं झुलस गई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।